नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं अहमदाबाद में मेरे न्यूयॉर्क में जिनके साथ मित्रता का सूत्रपात हुआ ऐसे वास्तु विशेषज्ञ धीरेन भाई शाह के साथ बैठा हूँ। नमस्कार। 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 तो जो जिस कार्य में तन्मयता से समर्पित हो जाता है उसके साथ बात करने की एक अलग सुगंध आती है। तो जब आप धीरेन भाई के पास बैठते हैं तो आपको संसार की हर समस्या को वास्तु की दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिलती है। और विशेष करके हम भारतीय संस्कृति की भी बात करेंगे, पर पहले स्वयं धीरेन भाई को थोड़ा और जानने की दिशा में बढ़ते हैं। तो आप प्रारंभ में सीधे सीधे वास्तु, न तो आपने परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त किया है और पहले तो आप कुछ अलग, कैसे ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो गया वास्तु? समझिए कि पहले मैं जॉब करता था, बाद में मैंने बिजनेस किया, बहुत सारे बिजनेस किए। और बहुत सारे बिजनेस करने से एक बात वो होगी कि मेरा जो बिजनेस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो सिस्टम से चलने की जो नॉलेज होनी चाहिए, ये वो मेरे पास नहीं होने के हिसाब से और संजोग के हिसाब से मैंने बहुत सारा लॉस किया है। तभी मैंने मेरे फादर की बहुत सेवा की, माँ फादर की और मदर की आशीर्वाद से मेरे को गॉड गिफ्ट के स्वरूप में मेरे को वास्तु की बुक मिल गई। और वास्तु की बुक मैंने बहुत डीप में स्टडी की, फिर अपने रेसिडेंस में उसको मैंने अप्लाई किया, तो उसमें बहुत सारा मेरी लाइफ में चेंज आने लगा। तब मेरे को ऐसा लगा कि भी जिस तरह मेरी लाइफ में जितनी तकलीफ से मैं जिस तरह बाहर आ रहा हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि जिसकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ होगी, फाइनेंशियल होगी, सोशल होगी, मेडिकल होगी, किसी न किसी तरफ से सब लोग स्ट्रगलिंग कर रहे होंगे। तब मैंने सोचा कि ये नॉलेज मैं सबको क्यों नहीं बांटूं। तो बांटने के हिसाब से मैंने बहुत डीप में बहुत सारी किताबें स्टडी की, बहुत डीप में गया, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, सब जगह पे घुमा, इंडिया में सब जगह पे घुमा और इंडिया बाहर भी घूम रहा हूँ। तो तो धीरेन भाई, ये जिज्ञासा होती है कि वो जो किताब थी जिसको लेकर आपके मन में वास्तु के प्रति श्रद्धा भी आई, उसके अलावा आपने कहा कि आपने माता पिता की बहुत सेवा की, तो मुझे लगता है ये भी महत्वपूर्ण बात है हमारी समझ को बढ़ाने के लिए कि जो सेवा का भाव है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पूर्णता का उद्घाटन करता है। पर आप, यदि वो सीक्रेट नहीं हो तो कौन सी किताब थी जिससे आपके लिए खिड़की खुली वास्तु की? बॉम्बे के एक राइटर थे, मोहन दीप करके थे, उसकी फेंगशुई की एक बुक थी। और फेंगशुई में भारतीय वास्तु से भी एडिशनल बहुत एडवांस में नॉलेज है। तो उसका मैंने पहले प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज किया और उसमें मेरे को नॉलेज बहुत मिला। फिर मैंने कहा कि भारतीय वास्तु के अच्छे अच्छे पॉइंट को भी डेवलप किया, और साथ में पिरामिड वास्तु है, फेंगशुई वास्तु है, सबको सबको मिला के मैंने खुद अपना एक वास्तु बना लिया कि हर जगह पे काम आए, हर जगह पे काम आए। जिसमें रेसिडेंस है, बंगलो है, टेनामेंट्स है, हॉस्पिटल है, होटल है, स्कूल है, इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जहाँ एनर्जी को बार बार सेटअप करना जरूरी होता है, वो उसको मैंने सबका अच्छे अच्छे पॉइंट ढूंढ के अपनी एक R&D करके अच्छी एक नॉलेज बना दी। तो एक शब्द आपने प्रयोग किया, एनर्जी, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आपने ये भी कहा कि एनर्जी को सेटअप करने की आवश्यकता रहती है। तो किसी स्थान पर जैसे आप जाते हैं तो आपको अनुभव होता है कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, और उस एनर्जी को प्रभावित करने में ये द्वार की, भाई इधर बाथरूम खुल रहा है, उधर कौन सी दिशा में एंट्रेंस है, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं क्या? एनर्जी को हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति खुद एनालिसिस कर सकता है। पहली बात ये समझिए, आप जो जगह पर रहते हैं, जो जगह पे काम करते हैं, उसकी जो भी अरेंजमेंट है, जो भी स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है, जो भी कलर थेरेपी है, जो भी एंट्री देखो, टॉयलेट बाथरूम है, जो भी अरेंजमेंट है, उसकी इफेक्ट आपकी बॉडी के साथ डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली जुड़ जाएगी। आप एनर्जी का मतलब क्या है कि सूर्य प्रकाश, हवा, पानी और आपके श्वासोच्छ्वास के साथ जुड़ी हुई आपकी खुद की एनर्जी, दोनों को मिलावट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो मिलावट नहीं होती और दोनों की कॉन्ट्रास्ट होती, तब नेगेटिव थॉट्स की प्रोसेस बढ़ जाती है, एनर्जी डिस्टर्ब करती है। वो एनर्जी डिस्टर्ब जब करती है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग बढ़ जाता है। आप किधर भी, आपको एक जगह पर बैठेंगे तो आप आधा घंटे बैठेंगे, कोई जगह पर बैठेंगे 3-3 घंटे बैठेंगे, फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो वो एनर्जी काम कर रही है, एक ऊर्जा काम कर रही है कि पावर बढ़ा। तो वास्तु में मेरा जो नॉलेज है कि आप ऐसी अरेंजमेंट कर लो कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे, कंटिन्यूस एक पॉजिटिव एनर्जी रहे,
तो जो आपकी सोच पे डायरेक्ट इफेक्ट करे, आपकी कार्य क्षमता पे डायरेक्ट इफेक्ट करे, आपकी काम करने की क्षमता पे इफेक्ट करे, और अपनी जब सोच और कार्य क्षमता पॉजिटिव हो जाएंगी तो आपको सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सक्सेस मिलेगी तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अपने अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह सुखी कर पाएंगे, समाज को सुखी कर पाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो अच्छी सोच वो अच्छे, काम करते हैं। बिल्कुल अच्छे कर्म करें और सफल हो। कौन नहीं चाहता कि सफल हो, हम सभी चाहते हैं सफल हो। तो उस दृष्टि से कुछ बिंदु हम धीरेन भाई से समझने की कोशिश करेंगे। उसमें एक तो रंगों की भी कोई भूमिका रहती है कि अमुक स्थान में और मुझे थोड़ा और सोचने दें आपके साथ। तो जो इंटीरियर डेकोरेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो किस तरह का फर्नीचर हो, ये सब बिल्डर भी डिसाइड कर रहे होते हैं। तो उसमें वास्तु के साथ भी कोलेबरेटिव वर्क हो रहा है क्या? कलर थेरेपी अगर डायरेक्ट अपने बॉडी के साथ इफेक्ट नहीं करती तो वर्ल्ड की जो ब्लड बैंक है उसका सिंबल रेड कलर का क्यों होता है, हर जगह पे कॉमन क्यों होता है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो बेडशीट वाइट क्यों होती है? आप किसी भी डॉक्टर को ऑपरेशन करने के टाइम पे देखिए तो ग्रीन क्यों कपड़ा होता है? कलर थेरेपी इफेक्ट करती है, हर जगह पे करती है। कलर थेरेपी इफेक्ट नहीं करती तो आप ऐसा कीजिए, आप किसी डिस्को बार में या तो कोई भी एंटरटेनमेंट एंजॉय वाला प्लेस है उधर वाइट कलर कर दीजिए, उधर येलो कलर कर दीजिए, तो उसकी एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगी। और मंदिर में रेड कलर कर दीजिए, भड़काऊ कलर कर दिए तो अब उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। कलर थेरेपी डायरेक्ट अपनी बॉडी पे, अपनी आई कांटेक्ट पे, अब सब जगह पर इफेक्ट करती है। आप घर से बाहर निकलो या तो ऑफिस से बाहर निकलो, अगर अच्छा कलर होगा तो आपके मूड पे चेंज आएगा, प्रसन्नता आ जाए, आपका फेवरेट कलर भी आपके डायरेक्ट इफेक्ट। ऐसे वास्तव में हर एक डायरेक्शन के साथ हर एक कलर जुड़ा हुआ है। वाइट कलर है तो एक कॉमन कलर है, वाइट कलर हर डायरेक्शन में काम आता है। लाइट ब्राउन कॉमन होता है। ग्रीन कलर है तो नॉर्थ डायरेक्शन में बहुत यूटिलाइज पॉजिटिव ऊर्जा करते हैं। येलो कलर है तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोना में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अग्नि कोनर है, दक्षिण कोनर हो तो उसमें रेड है, कॉमेटो है, ऑरेंज है, वो कलर पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोनर में वो पिंक कलर ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा। ऐसे हर एक डायरेक्शन की एनर्जी लेवल अपने आप सेटअप करते हैं, कलर इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, धीरेन भाई का एक फेवरेट वर्ड है R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो नॉर्मली हम उसको विज्ञान के संदर्भ में प्रयोग होता हुआ देखते हैं, पर वास्तु को भी वो एक तरह के विज्ञान की तरह लेते हैं, ऐसा अनुमान मुझे होता है। उसको लेते हुए जो प्रयोग आपने किए, चाहे उन्हें आप अपने मित्र कह दीजिए, क्लाइंट्स कह दीजिए, कि अमुक समस्या थी, आपने कहा नहीं भाई इधर से ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो उनके लाभ हो गया। ऐसे कोई एक दो उदाहरण आप हमको दे सकते हैं? इसमें हम पहले कोई व्यवसायी के घर पे चलते हैं या व्यवसाय स्थल पर चलते हैं और आपने कुछ सुझाव दिया हो। मेरे मेरे पास इतने क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट है, मैं किस किस को गिनाऊँ एक प्रश्न है। लेकिन जनरल में बात करूँ कि मैंने पूरी लाइफ चेंज होते हुए चाहिए कि हाँ, जो आदमी को अपने घर चलाने में भी तकलीफ होती थी, अपने परिवार को बैलेंस करने में तकलीफ होती थी, लेकिन वास्तु में डायरेक्शन के मुताबिक मैंने बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं, तो उनकी वहाँ फाइनेंशियल तकलीफ तो परमानेंट सॉल्व हो गई। और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है कि जो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस है, मैरिज डिले हो रहे एक हैं। मिनट एक मिनट, ये तो एक आधा कुछ बताइए ना ऐसा जो हमारे दर्शकों को लगे कि हाँ ऐसा उपचार है, वो स्वयं भी कर सकते हैं अपने व्यवसाय में। समझिए कि किस तरह। अगर मैं किसी को भी फाइनेंशियल तकलीफ है तो एक वास्तु टिप्स बहुत बड़ी देता हूँ। आप वर्ल्ड में किधर भी रहते हो, आपके रेसिडेंस में अग्नि कॉर्नर जो ईस्ट डायरेक्शन और दक्षिण डायरेक्शन के बीच वाला, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ के बीच वाला अग्नि कॉर्नर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रोज एक दीपक जलाइए, तो आपके वहाँ कभी भी फाइनेंशियल तकलीफ नहीं आएगी। आपके घर के साथ जुड़ी हुई लेडीज मेंबर को हेल्थ है, मेंटलिटी से बहुत रिलैक्स रहेगी, घर में एक प्रसन्नता रहेगी। अग्नि कॉर्नर का बहुत इंपॉर्टेंस है वास्तु में। अपने किसी भी धर्म में वर्ल्ड में लीजिए, कोई भी अच्छा और बुरा कोई भी संजोग होगा तब अग्नि को पहले साथ में रखते हैं, दीपक जलाते हैं। अग्नि को अपने सही जगह पे दे तो अपने जीवन में प्रकाश ही है। अग्नि कॉर्नर का किचन होना चाहिए, किचन नहीं है तो अग्नि कॉर्नर में एक दीपक जलाइए। आप कैंडल भी जला सकते हो, अग्नि प्रकट होनी चाहिए। मैं इसे दोहरा रहा हूँ मेरी प्रसन्नता के लिए भी। देखिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर जो आपका है उसको अग्नि कोण कहते हैं। वहाँ पर आप दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं,
तो अग्नि के साथ अग्नि मैच कर रही समझिए। इस बात को लेते हुए अब हम संबंधों में माधुर्य बढ़ाने की दृष्टि से, कई परिवारों में ऐसा होता है विवाह के बाद से ही कुछ इस तरह की खटपट शुरू हो गई है, उसमें भी कहीं वास्तु की भूमिका कुछ। वास्तु सही नहीं रहा है ना, तो ब्लड रिलेशन में पिता और पुत्र, दो भाई, पति पत्नी, भाई बहन, सब में रिलेशन हेल्दी नहीं बनेंगे, चाहे कितने भी जन्म से साथ जुड़े हुए, कितने सालों से जुड़ा है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कोना का वास्तु सही नहीं रहा, तो आप समझ लीजिए। कौन सा डायरेक्शन? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नैऋत्य कॉर्नर, अगर उसमें वास्तु दोष बड़ा है तो आपका रिलेशनशिप परिवार में, बिजनेस में, सोशल में, किधर भी अच्छा नहीं रहेगा। वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने के हिसाब से आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में जिएंगे, कंटिन्यूस डिस्टर्ब रहेंगे, और कंटिन्यूस आपकी लाइफ डिस्टर्ब से चली जाएगी। आप वास्तु को सही बना लीजिए तो आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, और स्टेबिलिटी जब हो जाएगी तब आप आगे का सोचने का चालू करेंगे। अपने जहाँ प्रेजेंट उसको भी अच्छा बना लेंगे, आगे की फ्यूचर भी अच्छा बना लेंगे। तो साउथ वेस्ट में क्या करना चाहिए? साउथ वेस्ट को हैवी बनाना चाहिए। पहले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम बना सकते हैं, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेसमेंट नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसे नॉर्मल बात है, बाकी बहुत डीप में सब्जेक्ट है। साउथ वेस्ट ईस्टर्न नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अपने पूर्व जन्म और पूर्वज के साथ जुड़े हुए कर्मों को ये जन्म में कंटिन्यूस आगे ले जाना है या तो बैलेंस करना है, उसकी जुड़ी हुई एक डायरेक्शन है, जिसमें भारतीय एस्ट्रोलॉजी में से बोलते हैं कि पितृदोष की बात करते हैं, राहु का कॉर्नर बोलते हैं इसको, राहु का कॉर्नर। अगर इसको बैलेंस कर लिए तो आपका पूर्व जन्म के कर्म जो आपको भुगतना बाकी है, आपके पूर्वज के जो भुगतना कर्म बाकी है, वो ये जन्म में आपको भुगतना नहीं पड़े और आपकी लाइफ स्टेबिलिटी हो जाए, उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये बैलेंस की बात को लेते हुए अब वहाँ चलते हैं जहाँ पे कि हम पूरे जीवन के बैलेंस को देखने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य किन बातों को लेकर तनावग्रस्त हो जाता है, और तनाव होने से फिर बीपी बढ़ जाता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो घर में मनुष्य के मन में शांति का भाव रहे, वो हारमोनियसली इंटरेक्ट करे घर में भी और कार्यस्थल पर भी, उस दृष्टि से भी कोई मोटा मोटी ऐसी वस्तुएं हैं जो अमुक स्थान पर रखने में से सहायक हो। अगर आपके जीवन में शांति चाहिए और शांति से आगे बढ़ना है, जैसे मैंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन का बताया, उसके टोटली ऑपोजिट साइड में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोना में, ईशान कोने में आप भगवान का मंदिर रख दीजिए और कुछ भी वेट मत रखिए, खाली रख दीजिए, और विंडो है तो विंडो को ज़्यादा ओपन रखिए, तो आपके जीवन में बिल्कुल शांति मिलेगी और शांति से आगे का सोचने का रास्ता मिलेगा। आपके व्यवहारिक ठरेल, चाणक्य मूर्ति, बीरबल, सब कुछ आपके वहाँ आएगा। बच्चों में एजुकेशन में बहुत फ़र्क आएगा और कैरियर में बहुत अच्छा फ़र्क आएगा। और आपने जैसे ब्लड प्रेशर जैसा कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, और बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपका ब्रेन सही है तो ब्रेन सही होगा तो आप लाइफ में सब जगह पे अचीव कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वास्तु पुरुष का ब्रेन की जगह है। तो एक तो जब आप धीरेन भाई के साथ बैठे होते हैं तो आपको दिखता है कि उनके हाथ में 2-3 अंगूठियां पहनी हुई है, लेकिन वैसे सामान्यतः वो एस्ट्रोलॉजी की अपेक्षा वास्तु पर ही अधिक आपका ध्यान रहता है। पर ये अंगूठियों का संबंध तो नॉर्मली ऐसा, अंगूठी का मतलब क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के बेस के पर देखा जाता है कि कुंडली के ग्रह के हिसाब से देखा जाता है कि अगर कुंडली के ये ग्रह वीक है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये अंगूठी पहनो। लेकिन मेरे को तो जो ग्रह पॉजिटिव है ना, उसको डबल पॉजिटिव करने के लिए मैंने पहनी है। और मेरी बॉडी की एक चार्जिंग है लाइफ के एंड तक, उसके हिसाब से मैंने पहनी है। ग्रह जो नेगेटिव है उसको भी बैलेंस करते हैं और पॉजिटिव को डबल पॉजिटिव बनाते हैं, तो अपने जीवन में शांति मिलती है, अच्छे काम करने की सोच बनती है और लाइफ में एक सतत एक्टिव रहने की सोच मिलती है। अच्छा, क्योंकि धीरेन भाई के साथ बैठा हूँ मैं अहमदाबाद शहर में, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आपसे पहली मुलाकात मेरी न्यू जर्सी अमेरिका में हुई थी। तो राष्ट्र जो होता है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति होती है,
उसका भी अपना एक एनर्जी अलग तरह का होता होगा। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सवाल है। अभी समझो कि अमेरिका देखो, कनाडा देखो और इंडिया देखो, ऐसे जो भी ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश हैं, उसमें चंद्र और सूर्य की गति में फर्क आता है। इंडिया में देखेंगे, सूर्य को देखना है तो ऐसे ऊपर की साइड पे देखना पड़ेगा, और आपको तो उधर ही है, तो आप उधर सूर्य को देखेंगे, ऐसे देखेंगे। दोनों में बहुत फर्क है। इधर ठंडक ज़्यादा रहेगी, गर्मी कम रहेगी। बर्फ़ ज़्यादा है तो बर्फ़ की हिसाब से ठंडक की एनर्जी लेवल ज़्यादा बढ़ेगी, चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, सूर्य का प्रभाव कम रहेगा। तो वो चंद्र की गति में जो ठंडे दिमाग से सोचने वाली बात है। तो आप देखिए कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री है जहाँ बर्फ़ ज़्यादा होता है, वो लोग पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शासन कर रहे हैं। बहुत कम एक ऐसे कंट्री है, जैसे अरब कंट्री है, जहाँ तेल निकलता है, वो लोग थोड़ा शासन कर रहे हैं। अगर तेल नहीं निकलता है तो वो भी शासन नहीं कर पाते। और जो गर्म प्रदेश है, वहाँ सूर्य की गति ज़्यादा है। तो कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, सूर्य और चंद्र की गति के हिसाब से देखिए तो हर एक जगह पे वास्तु देखने का नज़रिया अलग अलग होना चाहिए, भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। और आपके वहाँ जो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है और इधर की जो स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट है, सब जगह पे अलग अलग अरेंजमेंट है। आपके वहाँ कई सारे मैं सिटी घुमा हूँ कि उधर मैंने देखा है कि 10 फीट के नीचे अंडरग्राउंड टैंक भी नहीं बना पाते। 5 फुट या तो 2 फुट के ऊपर तो आपको ठंडा क्लीन वाटर मिलता है, और इधर नहीं मिलता। इधर 100 फुट के नीचे भी जाओ तब भी खारस वाला पानी मिलता है। ये सब सिचुएशन को देखना पड़ता है। लैंड की अरेंजमेंट भी देखनी पड़ती है, आकाश की भी अरेंजमेंट देखनी पड़ती है, उसी के हिसाब से वास्तु देखना चाहिए। तो धीरेन भाई जी के साथ बैठे हुए हम विभिन्न विषयों को वास्तु की दृष्टि से जब देख रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है, और हम घर में मंदिर के बारे में आप बता रहे थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, वो कई लोग अब ध्यान रखने भी लगे हैं। पर जो मंदिर हमारे बनते हैं उनमें भी वास्तु का ध्यान रखा जाता है या नहीं रखा जाता है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, पिछले 20-30 साल से एक एनालिसिस कर रहा हूँ, आजकल नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे शहरीकरण फास्ट हुआ, औद्योगिकरण फास्ट हुआ भारत में, ऐसे हर जगह पे हर एक धर्म के मंदिर बनने लगे। वो मंदिर बनने से साथ साथ में एक मैंने वो भी देखा कि भारतीय संस्कृति में कितना चेंज आया है। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसमें एक मेरा R&D ऐसा बोल रहा है कि ये इफेक्ट एक आ रही है इधर से। भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति के साथ जुड़ी हुई बात है। तो इसमें मैं आप बहुत क्लियर आपको बता दूँ कि कहीं भी किसी भी जगह पे मंदिर बना देना और भगवान की प्रतिष्ठा करके उन मूर्ति को स्थापना करना, तो उसका मतलब ये वो नहीं है कि भगवान की कृपा आपको मिल जाए। जगह सही नहीं हुई है, जगह सही नहीं है तो मंदिर की ऊर्जा पॉजिटिव नहीं मिलेगी। जगह सही है लेकिन मंदिर की जो स्ट्रक्चर की रचना है, अगर उसमें कोई दोष रह गया है तब भी आपको पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिलेगी। उसके बाद में उसको कंटिन्यूस मेंटेन करना, अगर वो भी सही नहीं रहा तब भी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। और उसकी अब पिछले 30 साल में भारतीय हिंदू संस्कृति की जब भी बात करते तब देखिए कि भारतीय संस्कृति में इतने सारे माइनस पॉइंट क्यों जनरेट हुए, जो पिछले 500-1000 साल में कभी भी दिखने नहीं मिले थे। जैसे कि पहला जॉइंट फैमिली की जगह इंडिविजुअल फैमिली जो होना, विभाजित फैमिली होना, सब अलग अलग तरह रह एक साथ में फैमिली जॉइंट में रहना क्यों नहीं पसंद करता। अभी पहले एक दूसरे के लिए सब मर जाते थे, अभी सब अपना इंडिविजुअल स्वार्थ पूर्ति में आ गए। ये बहुत सारा चेंज आए भारतीय संस्कृति में, बहुत डिफिकल्ट चेंज है। तो ये ऐसा विषय है कि जो बहुत विस्तार से समझने की मांग करता है। और अब तो पहले तो घर होते थे, चौक होता था, अब तो सब फ्लैट सिस्टम है, तो वो सब चीजें भी एनर्जी पर असर डालती हैं। वास्तु का कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी है, वो तो इफेक्ट करता है, लेकिन उसको बचाने के लिए भारतीय संस्कृति में हर एक समाज को पूरा अच्छी तरह गाइडेंस देने के लिए मंदिर की भगवान की स्थापना की जाती थी।
जहाँ आके सबको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती थी। और पहले के समय में जो गुरु थे, जो ऋषि मुनि थे, वो जगह देख के बाद में मंदिर की स्थापना करते थे, और उसका वो आचार विचार, उसका मंत्रोच्चार, उसका भाव सब कुछ अलग था। अभी जहाँ जगह मिली, जहाँ कंफर्टेबल जोन मिला, उधर भगवान की प्रतिष्ठा, पूजा पाठ करके रख दो, प्रतिष्ठा करके रख दो, और आप एक्सपेक्टेशन करने लगे कि मेरे जीवन में शांति मिल जाए। शांति नहीं मिलेगी। मंदिर की भी वास्तु सही होना चाहिए। मंदिर का वास्तु सही नहीं होना, तो ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत डैमेज वाली बात है। तो ये जो विचार धीरेन भाई के हैं उससे आप सहमत हो या ना हो, लेकिन ये चिंतन के लिए तो हमको प्रेरित करते हैं कि जो काम जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से होगा तो उसका लाभ होगा, और जो नियम है अगर उनको वास्तु की दृष्टि से समझकर वास्तु और भूमि वास्तु और भूमि दोनों चीज देखनी चाहिए। अपने समझो कि अपने पिता है, तो अपने पिता को अपने घर में अच्छी जगह दे के स्थापित करके उसको रिस्पेक्ट देते कि नहीं देते। ऐसे मंदिर, भगवान को स्थापना करना है तो मंदिर के लिए अच्छी जगह देखनी चाहिए, उसका अरेंज सीटिंग परफेक्ट करना चाहिए, विधि विधान परफेक्ट करना चाहिए, सोच अपना भाव परफेक्ट आना चाहिए, एक एनर्जी लेवल ऐसे होना चाहिए कि वो कंटिन्यूस उनको पॉजिटिव, उनकी वाइब्रेशन अपने को आशीर्वाद के स्वरूप से मिले। ऐसे सिचुएशन बहुत ही सुंदर बात वास्तु से संबंधित जो धीरेन भाई ने कही उसको लेकर मैं जाता हूँ आपके साथ संगीत के क्षेत्र में। तो आप जो भी वाद्य है उसको बजाने से पहले जो संगीतकार हैं वो उसको ट्यून करते हैं, वो उसको सुर में साधते हैं। तो हम जिस जिस वातावरण को उत्पन्न करना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसाय की दृष्टि से है, मंदिर की दृष्टि से है, अध्ययन की दृष्टि से है, उसमें ये जो तत्व हैं वो भी अपनी एक भूमिका निभाते हैं। और जैसे कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के संबंध में आपने बहुत ऐसे व्यावहारिक संकेत दिए हैं जिनको आप भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धीरेन भाई को बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में बातचीत के लिए समय निकाला, हम अनौपचारिक रूप से आपके लाभ के लिए बैठ गए, तो उसके लिए आपका धन्यवाद है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।